नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप सभी को बधाई, हमारी टीम को भी बधाई दीजिए। आज हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 50 लाख हो गई है। हमने अभी 100 वीडियो भी नहीं डाले हैं, लेकिन इतने कम समय में और इतने कम वीडियो के बाद भी 50 लाख सब्सक्राइबर का हो जाना आप सभी की कामयाबी है। आपने केवल सब्सक्राइब नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे सक्षम दर्शकों ने ज्वाइन कर हमें आर्थिक मदद भी पहुंचाई है। उनका विशेष रूप से शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। आप जो भी टैक्स देते हैं, उसी का एक हिस्सा सरकार विज्ञापन के रूप में खर्च करती है। हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं कि केंद्र सरकार आपके दिए गए पैसे से यूट्यूबर या स्वतंत्र मीडिया को भी विज्ञापन देगी और मजबूत करने का प्रयास करेगी। हमें इस तरह का भ्रम फिलहाल बिल्कुल नहीं है, ना हम उस चक्कर में पड़ना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए ज्वाइन करने की एक नई कैटेगरी शामिल की गई है, जिसके ज़रिए आप एक मुश्त कुछ बड़ी राशि आप हमें मदद के तौर पर दे सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही, ना भी दें तो भी कोई बात नहीं, बस देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत से दर्शक अभी भी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पता नहीं कि रविश कुमार ऑफिशियल 50 लाख दर्शकों के बीच पहुंच गया है, 50 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आपसे उम्मीद है और गुजारिश है कि आप मदद करें और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों से पूछें और उन्हें बताएं कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। तो आपसे ये निवेदन है कि रविश कुमार ऑफिशियल को आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के बीच में पहुंचाइए। आपके जो फीडबैक मिले हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ी में हम सबटाइटल कर सकेंगे, और कुछ ख़ास वजहों से, निजी कारणों से भी हम पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम जल्दी उस दिशा में तेज़ी से अपने कदम बढ़ाएंगे ताकि अंग्रेज़ी भाषी दर्शकों और दक्षिण के दर्शकों तक भी हम पहुंच सकें। हम सभी को खबरों को देखने और पढ़ने का तरीका बदलना होगा। यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसकी सबसे बड़ी मांग है। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे हैं और आप ऐसा करेंगे भी। जैसे दैनिक जागरण की यह खबर बता रही है कि लालू प्रसाद यादव की बेटियों के यहाँ सीबीआई की टीम ने छापा मारा। इसके लिए सर्वे और पूछताछ का भी इस्तेमाल होने लगा है। ऐसा लगेगा कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तत्पर हैं। आप गौर करेंगे कि हिंदी के ये अखबार विरोधी दल के यहाँ पड़ने वाले छापों को कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। बीजेपी राज्यों में जो भ्रष्टाचार की खबरें हैं, उन्हें कहां और किस तरह से छाप रहे हैं। कल रात 11:20 पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इसके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। अब सीबीआई ने तेजस्वी यादव को भी उसके समक्ष हाजिर होने का नोटिस दे दिया है। अद्भुत चीजें हो रही हैं इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ, उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाते हैं। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां बैठे रहते हैं। इनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदना मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की, बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। तो एक साहब हैं एक एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे प्रॉमिस कर दिया। दूसरे साहब हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट, जब इस जगह से रिटायर हो तो कोई बहुत बड़ा प्लम पोजीशन मिले। अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इसके साथ एक एक विपक्ष के दलों पे आप कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, पीस मिल में काम बंद करिए, थोक में सबको जेल में डालिए, अकेले चुनाव लड़िए, अकेले सरकार बनाइए और अपनी तानाशाही पे मुहर लगवा दीजिए लेजिटिमेसी की। ये कार्यशैली नहीं चाहिए। अगर
एजेंसियां भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सक्रिय नजर आती तो इतनी आलोचना के बाद कर्नाटका में भी दिखाई देती, जहां बीजेपी के नेताओं पर घूस लगने के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटका के अलावा हम बीजेपी शासित एक और राज्य मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर के बारे में बात करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर में मनीष व्यास की एक खबर छपी है जो बताती है कि क्यों जांच एजेंसियों की कार्रवाई से भरोसा नहीं होता है। इनका मकसद भ्रष्टाचार दूर करना नहीं लगता है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तो छापे पड़ने शुरू हो गए। अदानी समूह पर इतने आरोप लगे, जांच एजेंसियां उनके दफ्तरों की खाक छानने नहीं पहुंचती हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई है। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। कहीं से कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। थक हार कर बीजेपी के सांसद संजय पाटिल के 2021 के बयान को ही विपक्ष के नेता चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पाटिल कह रहे हैं कि उन्हें अब ईडी की चिंता नहीं है, चैन की नींद सोते हैं क्योंकि वे आ गए। उनका यह सार्वजनिक बयान है, वीडियो पर दिया गया बयान है कि बीजेपी में आकर अब खूब सो रहे हैं। ईडी का डर खत्म हो गया है, ईडी अब छापा नहीं मारेगी। तो जब तक कुछ नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को ही एक बार पढ़ लें और गहरी सांस लें कि उनकी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार करने के मामले में पकड़े गए अफसरों को प्रमोशन मिल रहा है। इन आरोपों की जांच हो, इसके लिए कई मामलों में अनुमति तक नहीं दी जा रही है। ये हालत है। इस खबर में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस के 318 और ईओडब्ल्यू के 44 केस में आरोपियों के खिलाफ चालान सिर्फ इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही। अकेले लोकायुक्त पुलिस साल 2022 में कुल 368 केस की जांच पूरी कर चुकी है। इनमें 269 ट्रैप, 25 अनुपातहीन संपत्ति और 64 पद के दुरुपयोग के प्रकरण हैं। सैकड़ों मामले हैं जिनकी जांच हो चुकी है, मुकदमे होने हैं, मगर अनुमति नहीं दी जा रही। जिस तरह से विपक्षी सरकारों के मंत्रियों, विधायकों और उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जांच एजेंसियां सक्रिय होती तो जाने कितना कुछ निकल आता, इतना कुछ निकल आता कि आप एक बार फिर से नोटबंदी के फर्जी सपने देखने लग जाते। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 7 महीने पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राजकीय प्रेस के उप नियंत्रक विलास मंथनवार को लोकायुक्त पुलिस ने हटाने के लिए लिख दिया था, लेकिन उन्हें नई जिम्मेदारी देकर एक तरह से प्रमोशन दे दिया गया है। उमरिया एसडीएम तो 3 साल पहले भ्रष्टाचार करते रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन वे आज एडीएम हैं। ऐसे कई केस हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात को कमजोर कर रहे हैं। तत्कालीन एएसपी अनीता मालवीय और धर्मेंद्र छबई पर 4 साल पहले रेलवे थाना प्रभारी ने घूस मांगने का आरोप लगाया था। लोकायुक्त ने केस किया, कोर्ट के आदेश के बाद फिर से जांच जारी है, लेकिन इस बीच अनीता आईपीएस प्रमोट हो गई और शिवपुरी बटालियन में कमांडेंट है, जबकि धर्मेंद्र भी आईपीएस बन गए। भास्कर से अनीता ने कहा कि केस खत्म हो गया है और फोन काट दिया। छबई का फोन काफी देर तक स्विच ऑफ रहा। इस रिपोर्ट में कई उदाहरण दिए गए हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी अफसरों को प्रमोशन मिला है। असली अमृतकाल यही है, जिनके घर से छापे में 100 करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा किया गया, उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया, 7 जिलों का प्रभार दे दिया गया। 100 करोड़ की संपत्ति मिलने के दावों के बाद भी प्रमोशन दिया जा रहा है बीजेपी शासित सरकार। मुझे लगता है कि इस तरह से जांच एजेंसियों को यह काम जो है आराम देने के लिए किया होगा, ताकि वे अपनी बची हुई ऊर्जा विपक्ष शासित राज्यों में लगा सकें और विपक्ष के सारे नेताओं का पीछा करने में लगा सकें और रिटायर्ड लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बैठकर इस सत्यानाश को होते हुए देखें और हाँ में हाँ मिलाते रहें कि सही हो रहा है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और एमएलसी के कविता को भी आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस आबकारी मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसी मामले में के कविता से भी पूछताछ होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनकी बेटी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कविता ने जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया। मनीष सिसोदिया ने जेल से पत्र लिखने के बाद ट्वीट किया है कि साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं, मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इसी तरह से जांच एजेंसियां कर्नाटका में सक्रिय हो जाती तो क्या होता? क्या ये साफ साफ नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को खत्म किया जा रहा है? देश में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। गुजरात विधानसभा में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया है। सरकार से आग्रह किया गया है कि उस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश हुई, इसलिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी माने तो आप सारी चिंताएं छोड़कर क्रिकेट खेल, जहां भी जगह बची है वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर दीजिए। सर्वोच्च नेता कभी भी आपके बीच पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आज स्थानीय स्तर पर हो रहे इस तरह की प्रतियोगिता को देखने के लिए सारा शहर ना आता हो, लेकिन यह अब हो सकता है कि एक दिन सर्वोच्च नेता की पार्टी के कार्यकर्ता इसके चारों तरफ कुर्सियां लगाकर बैठ जाएंगे। उन कुर्सियों पर टिकट लगाकर खुद ही खरीद कर मैच देखने लग जाएंगे। एक तरफ सर्वोच्च नेता का प्रचार होता रहेगा और दूसरी तरफ आप उनकी मौजूदगी में क्रिकेट मैच देखते रहेंगे। यह फॉर्मूला चल निकला तो अब रैली की जगह क्रिकेट के मैच होंगे और जनता के लिए पार्टी के नेता टिकट खरीदेंगे। मैच के पहले नेताजी का भाषण होगा और उसके बाद मैच होगा। आगे चलकर यह भी हो सकता है कि खिलाड़ियों को उसी पार्टी में शामिल होना होगा या उनकी जगह उस पार्टी के कार्यकर्ता ही मैच खेलेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट अपने पैसे से खरीदने होंगे। इस बात को विशेष रूप से नोट करें। ऑस्ट्रेलिया के कुछ अखबारों में इस बात की आलोचना हो रही, पढ़ लीजिए कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट खरीदे, प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे लगाए। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को इसकी भी आलोचना करनी चाहिए कि ये सारे अखबार ऑस्ट्रेलिया की भारत की छवि खराब कर रहे हैं। बाकी मैच देखने और अपने कार्यकर्ताओं से नारे लगवाने का काम सही है और इससे छवि बेहतर होती होगी। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में डैनियल ब्रेटिंग ने लिखा है कि आमतौर पर जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा या इंडिया इंडिया के नारे लगते हैं, वहीं आज ये मैच मोदी मोदी के नारों से शुरू हुआ। मैच शुरू होने से पहले सुनियोजित तरीके से उत्सव का माहौल रचा गया, जो 45 मिनट तक चलता रहा। स्टेडियम के चारों तरफ लगाए गए बड़े बड़े पोस्टरों से पता चलता है कि आज के मैच के दिन दोनों नेता मैच के खिलाड़ियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ब्रेटिंग ने लिखा है कि ये हमारी याददाश्त में पहली बार हुआ है कि टीमों को नेट में जाकर अभ्यास करने को कहा गया, ताकि मोदी और एल्बनीज के लिए मंच खाली रखा जा सके। कई तरह के गीत और मनोरंजन के बाद कप्तान रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ आकर मोदी और एल्बनीज से अपनी टीम कैप लेते हैं और चारों हाथ मिलाकर खड़े होते हैं। इसके बाद कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लैप ऑफ ऑनर, एक गोल्फ कार्ट जिसे रथ जैसा बना दिया गया है और जिसके पीछे तलवारों की तरह ही क्रिकेट के बल्ले सजाए गए हैं। मोदी और एल्बनीज स्टेडियम में घूमते हैं, दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। टॉस 7 मिनट की देरी से होता है। इसके बाद आखिरकार जब टीमों को मैदान पर आने दिया जाता है, तब सभी खिलाड़ियों को अपने अपने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना होता है। एल्बनीज भी भावुकता में अपनी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर अपना राष्ट्रगान गाते हैं। ब्रेटिंग ने लिखा है कि स्कॉट मॉरिसन इस तरह से खेल और राजनीति को आपस में जोड़ने के लिए जाने जाते थे, मगर एल्बनीज के लिए नया है। इसके बाद मंच हटाया जाता है, रथ को भी दूर किया जाता है, प्रेस और दूतावास के अधिकारी चले जाते हैं और मैच तय समय के आसपास शुरू हो जाता है। लेकिन जिस किस्म की बेतरतीब घटनाएं हो चुकी हैं और जिस तरह से खेल और राजनीति के बीच की गरिमापूर्ण दूरी मिटाई गई है, उसी के अनुरूप पहली गेंद वाइड होती है। ऑस्ट्रेलिया के एक और मीडिया संस्थान एबीसी के एक लेख में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्वागत से गदगद नजर आ रहे थे। एबीसी न्यूज ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी किसी ने नहीं सुना कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मैच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपने चेहरे को चमकाने के लिए करते। अगर वहां ऐसा हो जाए तो कई फैन इसे नापसंद करेंगे। क्या भारत के फैंस जो क्रिकेट मैच देखते हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है या उन्हें डर लगता है? ये वो खुद ईमानदारी से बता सकते हैं।
एबीसी ने लेकिन रिपोर्ट किया है कि मैच के ऑनलाइन टिकट मिलने बंद हो गए थे, जिसके चलते विदेशों से आने वाले फैन काफी नाराज हो गए। टिकट मिलने के बाद भी अच्छी सीटें नहीं मिल रही। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को पहले दिन के टिकट नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद उनके लिए कुछ टिकट निकाले गए और एक बॉक्स ऑफिस खड़ा किया गया ताकि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक टिकट खरीद सकें। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ट्वीट है जो हम दिखा रहे हैं। क्या इन खबरों को भी सूचना प्रसारण मंत्री गलत बताएंगे, आलोचना करेंगे? क्या ये भी भारत की छवि खराब करने के लिए ये खबरें छापी गई? द ऑस्ट्रेलियन ने अप्रैल 2021 में भारत में कोविड व्यवस्था की आलोचना करते हुए एक लेख छाप दिया। इसमें लॉकडाउन से लेकर ऑक्सीजन की कमी के बारे में लिखा था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास ने अखबार को एक पत्र लिखकर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये लेख केवल भारत सरकार की निंदा के लिए लिखा गया है, जबकि लॉकडाउन के फैसले की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। लिखा था कि लेख में किए गए दावे निराधार हैं। जिस तरह से विदेशी अखबारों में भारत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनकी आलोचना के लिए, उन विदेशी अखबारों की आलोचना के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी विदेश मंत्रालय का दर्जा दे देना चाहिए। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्री ने न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना की थी। काश इस खबर पर भी मंत्री जी की नजर पड़ जाती। खबर है कि पटना के जक्कनपुर मोहल्ले के बंगाली टोला में किराए के मकान में 6 मार्च को वीडियो शूट किया गया। इस वीडियो को वायरल कराया गया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है। खबरों के अनुसार मकान मालिक ने बताया कि फरवरी में मकान किराए पर लिया और 6 मार्च को खाली कर दिया। इसके लिए 2 एक्टर को तैयार किया गया। हिंसा में घायल दिखाने के लिए दवा की दुकान से सर्जिकल सामान खरीदा गया और उनकी मदद से शरीर में अलग अलग जगहों पर जख्मों के निशान बनाए गए। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि वीडियो की शूटिंग हाई क्वालिटी मोबाइल कैमरे से सधे अंदाज में की गई ताकि कोई शक न हो। एफआईआर में घायलों की एक्टिंग करने वाले दोनों लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसमें एक व्यक्ति देवघर में यूट्यूब चैनल चलाता है और वह जमुई का रहने वाला है, जबकि दूसरा व्यक्ति सिवान का रहने वाला है। जिस मेडिकल स्टोर से पट्टी, दवा समेत ट्रेसिंग के सामान लिए गए, उसका भी पता चल गया है। दवा दुकानदार से पूछताछ करके इस तथ्य की पुष्टि कर ली गई है। इन्होंने जिस मोबाइल से इस वीडियो को शूट किया वह भी जब्त हो गई है। इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मगर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी तलाश जारी है। 8 मार्च को इस कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप, जो BNR न्यूज़ हनी नामक YouTube चैनल का एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें पट्टी बांधे 2 लोगों को दिखाया जा रहा है। उस ट्वीट में जो टैग वीडियो था वो देखने से ही संदिग्ध लग रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के अनुसंधान के क्रम में वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश रंजन कुमार को गोपालगंज से पूछताछ हेतु पुलिस के द्वारा लाया गया। उसने अपने पूछताछ में सारी बात स्वीकार कर ली और उसने ये बताया कि 6 मार्च को उसने यह फर्जी वीडियो 2 अन्य लोगों के सहयोग से बनाया था और ये भी बताया कि इस वीडियो को जक्कनपुर के एक बंगाली कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में शूट किया था। राकेश रंजन के मकान मालिक के द्वारा भी इस संबंध में पुष्टि कर दी गई। इस संबंध में एक सेपरेट FIR हम लोग दर्ज कर रहे हैं, मतलब EOU दर्ज कर रहा है, जो मनीष कश्यप, उसके 2 साथी और राकेश रंजन के विरुद्ध होगा। इस बात की जांच होनी चाहिए कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। इसकी खबरें जो छपी हैं वो सामान्य गलती का हिस्सा हैं या किसी साजिश का। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, मगर ये जांच कौन करेगा? क्या केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं या फिर इसे 2 राज्यों की पुलिस पर छोड़ दिया गया है ताकि उनकी जांच को हमेशा संदिग्ध बताया जा सके कि दोनों विरोधी दल की सरकार की पुलिस हैं? अगर इसके अलावा कोई संदेह है, कोई दावा है, तो उन्हें निष्पक्ष तरीके से लाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी आगे आना चाहिए। मगर क्या इस तरह की खबरों की केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री निंदा कर रहे हैं? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय भूमिका निभा रही हैं? आप सब कुछ अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। जागरण में यह जो खबर छपी है कि बिहार के मधुबनी जिले के निवासी शंभू मुखिया की तमिलनाडु के पल्लीपालम में हत्या कर दी गई। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वह मछली खरीदने बाजार गया था, इसी दौरान उसकी हत्या की गई। यह खबर गलत निकली है। और न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि शंभू मुखिया ने 5 मार्च को अपने हाथ का नस काटकर अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम के पास खुदकुशी कर ली। शंभू मुखिया के मृत शरीर को सबसे पहले उसकी पत्नी शरण्या ने ही देखा,
जुबैर ने उनकी पत्नी के बयान का वीडियो भी ट्वीट किया है। शंभू मुखिया का मृत शरीर उसके अपने घर के बाथरूम के पास पाया गया। तमिलनाडु पुलिस ने भी इस खबर को गलत बताया है कि शंभू मुखिया की हत्या की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि आपका काम कितना बदल गया है। आपका काम सिर्फ खबरों को पढ़ना नहीं है, न्यूज़ चैनलों को देखना नहीं है, बल्कि देखने और पढ़ने के बाद पता लगाना भी है कि ये खबरें कितनी सही है। राज्यों के हिसाब से खबरें बदल जा रही हैं। 2 राज्यों में तनाव पैदा करने के लिए खबरों को गढ़ा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखिए कि आपको सांप्रदायिक बनाने के लिए, आपको झूठ की आंधी में फेंक देने के लिए कितना कुछ किया जा रहा होगा। यही कारण है कि मुख्यधारा का मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। उम्मीद है आप इसे समझ रहे हैं। अगर आप जैसे लोग समझ नहीं रहे होते तो हम जैसे नए यूट्यूबर के चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या इतने कम समय में 50 लाख नहीं हुई होती। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार। नमस्कार, मैं रविश कुमार।